हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज रोल ऑफ आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर इन पॉलिटिक्स। जो हमारी राजनीति है देश की, चाहे वो भारत की हो या अन्य देशों का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो कला, संस्कृति और साहित्य होता है, क्या वास्तव में राजनीति में बने रहने के लिए कला, संस्कृति और साहित्य पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी बन जाता है। ये एक शुरू में ही प्रश्न जान सकते हैं और इसी प्रश्न पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि उन्होंने कब कब क्या कार्य किया और किन्हें कब कब क्या फायदा मिला। कोरोना के इस संकटग्रस्त समय में परंपरा और संस्कृति की बहुत ही अधिक बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर अन्य संवाद माध्यमों पर भारतीय पौराणिक कहानियों से लेकर पौराणिक उपचार की पद्धतियों आदि को लेकर बहुत ही अधिक रुचि देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कि रामायण, महाभारत, चाणक्य सभी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। इस पूरे चर्चा को हम 5 दोस्तों के द्वारा आपस में की गई चर्चा से समझेंगे, जो बड़ा ही दिलचस्प चर्चा हो रही है 5 दोस्तों के बीच में। जैसे होता ना कि 5 दोस्त कहीं पर मिलते हैं तो कोई ना कोई ज़रूर चर्चा हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कार्टून लेके बताना चाहता हूँ, किसी का नाम यहाँ पे यूज नहीं करूँगा। तो 5 दोस्त इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये कितनी ज़रूरी है, कितने किसे का फ़ायदा मिला। एक मित्र ने जब कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे अच्छी और समृद्ध संस्कृति रही है और अब समय आ गया है कि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनकर दुनिया के सामने आए और अपनी खोई हुई मान सम्मान को वापस लाए। और वह मित्र लगातार भारतीय संस्कृति को लेकर अपना मत रख रहे थे और इस मध्य अन्य दोस्त बहुत ही ध्यान से उनकी बातों को सुन भी रहे थे। जब 5 मित्र किसी मसले पर बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति आ ही जाती है और इस संवाद में भी यही हुआ और राजनीति का आगमन हो गया है। और पहले मित्र ने भारतीय संस्कृति के गुणों का वर्णन करने को भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी और उसके नेताओं से संस्कृति को जोड़ दिया, लेकिन इनमें से एक मित्र सहमत नहीं थे और उसने कई तरह से तथ्य रखने शुरू कर दिए कि मौजूदा सरकार संस्कृति को लेकर उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है जितनी लोग अपेक्षा कर रहे थे। दूसरे मित्र ने बोलना जारी रखा और बताया कि संस्कृति से जुड़े लोगों को लगता था कि बीजेपी पार्टी की सरकार के समय में संस्कृति को प्राथमिकता मिलेगी, सबसे अधिक फोकस उसी पर होगा, लेकिन पिछले 6 वर्षों से संस्कृति मंत्रालय का क्या हाल रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। अब मित्र आपस में ही कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होने लगे और इन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सरकार संस्कृति को लेकर इतना ही एक्टिव होती तो क्या कई महीने से संस्कृति सचिव का पद खाली रहता, क्या संगीत नाट्य अकादमी के चेयरमैन का पद खाली होता। दूसरे मित्र के पास ऐसे ही करीब 20 संस्थान के लिस्ट थे कि कहाँ पर कितने पद खाली हैं, कौन सा बड़ा पद खाली है और कहाँ पे जो संख्या है, जो मेंबर हैं उनकी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन दूसरे मित्र ने यह कहकर अपनी बात को ख़त्म कर लिया कि अगर कला, संस्कृति और संस्कृति कर्मी सरकार की प्राथमिकता में होते तो क्या संभव होता कि कलाकारों को मिलने वाला अनुदान, जो डोनेशन होता है, 2 वर्ष से रुके रहते। यह एक ऐसी अनुदान राशि है जो बड़े बड़े कलाकारों को, संस्थानों को चलाने के लिए दी जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से ये डोनेशन रुका हुआ है। इन दोनों मित्रों की बात बड़े ध्यान से सुन रहे तीसरे मित्र भी अब कुछ बोलने के लिए उतावले हो रहे थे। तीसरे मित्र ने बीच में ही टोकते हुए दूसरे मित्र से कहा कि यार, तुम राजनीति पार्टी से संस्कृति को लेकर अपेक्षा रखते ही क्यों है, ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। तीसरे मित्र ने बड़े ही हल्के तरीके से कह दिया कि कला, साहित्य और संस्कृति से वोट नहीं मिलते और इनसे चुनाव नहीं जीते जाते। इन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहा हूं और ये देखा है कि संस्कृति किसी भी पार्टी की प्राथमिकता में नहीं रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ बीजेपी की समस्या नहीं है, कांग्रेस के राज में भी ऐसा ही होता था। कला, संस्कृति और जो साहित्य है उस पर कम ध्यान दिया जाता था। इसके बाद आते हैं चौथे दोस्त, जो बोलते तो कम हैं लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते भी हैं बहुत ही ध्यान से। संस्कृति में उनकी भी रुचि है और विश्वविद्यालय में इतिहास के शिक्षक होने की वजह से हमेशा पुराने संदर्भों के साथ बात शुरू करते हैं और बात को ख़त्म कर देते हैं। इस दोस्त ने कहा कि देखिए, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी भारतीय संस्कृति को लेकर गंभीर है, कौन सी नहीं।
मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि संस्कृति किसी भी राजनीतिक दल के लिए बेहद आवश्यक है और वह राजनीति की पिछलग्गू नहीं हो सकती। जिस भी पार्टी के नेता की संस्कृति में रुचि होती है और वह संस्कृति को लेकर हमेशा तैयार रहता है, सजग रहता है, जो भी करना होता है समय पे करता है, वह लंबे समय तक देश की जनता पर राज करता है। और यह सही भी है कि साहित्य संस्कृति से वोट नहीं मिलते, लेकिन इनसे जुड़े होने की वजह से आपको राजनीति में लंबे समय तक शासन जरूर करने का मौका मिलता है। अभी हम कई जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे कला, संस्कृति और साहित्य पर ध्यान दिया और लंबे समय तक शासन किया, और जो नहीं ध्यान दिया वो वहीं पे अगला उनका शासनकाल शुरू नहीं हुआ। आपको सीधे वोट नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जनता आपको पसंद जरूर करती है। अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी शासनकाल का सरकार हो, अगर वह कला, संस्कृति और साहित्य पर फोकस करती है। दुनिया भर में इसके कई उदाहरण हैं जहां पर नेता अगर अपनी संस्कृति को लेकर संजीदगी से काम करता है तो वो वर्षों तक जनता का दुलारा बना रहता है, और जैसे जैसे वह संस्कृति से दूर जाता है जनता भी दूर हो जाती है। इस मामले में चौथे मित्र ने आगे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी का नाम लिया और बताया कि नेहरू साहित्य और संस्कृति से जुड़े रहते थे और इन गतिविधियों में संस्कृति के साथ शामिल भी होते थे। जहाँ पे जाना होता था उसी के अनुसार पहनावा या उसी के अनुसार सारे बोल चाल उसी के तरह से वो बना लेते थे और जीवन भर देश के प्रधानमंत्री बने रहे। इसी तरह इनकी बेटी इंदिरा गांधी जी भी पिता के संस्कार आए थे, लेकिन आपातकाल में जब कम्युनिस्टों ने उनका समर्थन किया तो इसके बदले में इन्होंने साहित्य और जो संस्कृति है उसको आउटसोर्स कर दिया, उसे दूसरे के हाथ में सौंप दिया कि अब आपको ये संभालना होगा। परिणाम स्वरूप जनता का उनमें भरोसा कम हुआ और अपनी कुर्सी भी उन्हें गंवानी पड़ी। अगर उनकी हत्या न हुई होती तो स्थिति और स्पष्ट होती कि उनके हारने का क्या कारण था, क्या ये कला, संस्कृति और साहित्य था या कोई अन्य कारण था। इसके अलावा उस समय राजीव गांधी ने भी साहित्य, कला और संस्कृति पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ न कुछ कम्युनिस्टों के जिम्मे जरूर थी ये पूरी जिम्मेदारी। ऐसा ही पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल में भी देखा और फिर मनमोहन सिंह के पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल भी आपने देखा, और नतीजा क्या है आज आप स्वयं देख सकते हैं। कांग्रेस जनता से किस कदर दूर हो गई है। उसको लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। दूसरे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे संपर्क करके उनसे मदद लेना पड़ा। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनी। इनके भी मन में वह कुछ करने की हमेशा इच्छा रहती थी जैसा पिछली सरकारें करती थी। जब भी इनको मौका मिला वो इस पर ध्यान भी देते थे। अब आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के शासनकाल पे कि इन्होंने पिछले 6 वर्षों में क्या किया। नरेंद्र मोदी की सरकार को भी अब तो 6 वर्ष पूरे हो ही गए हैं। इस कालखंड में किसी भी क्रियाकलापों को कसौटी पर कसने के लिए कम समय होता है, लेकिन ये अवश्य है कि अगर साहित्य, कला और संस्कृति इनकी प्राथमिकता में रहेगा तो फिर लंबे समय तक जनता का साथ मिलेगा, वरना इतिहास तो हमारे सामने पड़े ही हैं। चौथे मित्र ने बहस को गंभीरता प्रदान कर दी थी और उदाहरणों के साथ अपनी बात रख रहे थे। इस कारण से कोई मित्र उनका ज़्यादा विरोध नहीं कर रहा था। अन्य मित्रों की तरह जैसे पहला मित्र बोल रहे थे तो दूसरे ने टोका, दूसरा जब बोल रहे थे अपनी बात को रख रहे थे तो तीसरे मित्र, लेकिन जब चौथे मित्र बोल रहे थे उसके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, सभी इनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। धीरे धीरे बात इस ओर चली गई कि जब से शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय को अलग किया गया है तभी से अधिक गड़बड़ियाँ शुरू हो गई हैं इन सेक्टर में। कभी पर्यटन के साथ तो कभी नागरिक उड्डयन के साथ संस्कृति मंत्रालय को जोड़ दिया जाता रहा है। दोनों विभागों के मंत्री एक ही होते हैं, तो ऐसे में संस्कृति मंत्रालय प्राथमिकता में आ ही नहीं पाता है। लेकिन शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा संस्कृति का एक बेहद अहम हिस्सा है। बल्कि अगर सरकार संस्कृति मंत्रालय को लेकर ज़्यादा ही गंभीर है तो उसको मंत्रालय के पुनर्गठन के बारे में विचार करना ही होगा। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा संबंधी विभाग, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सिनेमा और प्रकाशन संबंधी विभाग आदि को जोड़कर संस्कृति मंत्रालय को नया स्वरूप देना चाहिए। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही जो अलग अलग विभाग एक ही काम कर रहे हैं उनके कार्यों को ध्यान से देखकर उसके बीच बेहतर तरीके से कार्य विभाजन करना चाहिए। संगीत नाटक अकादमी भी कलाकारों के परफॉर्मेंस आयोजित करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के होते हुए संगीत और नाटक की एक अलग अकादमी भी है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के होते हुए बेंगलुरु में एक भाषा संस्थान अलग से है। इन सबको वस्तुनिष्ठता के साथ देखकर आकलन करते हुए भेदभाव को दूर करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। जैसे पहला एक तो ये काम होगा कि सही से कोई भी काम करना होगा वो पूरा हो जाएगा सही समय से। दूसरा ये होगा कि करदाताओं के पैसे का गलत खर्च भी रुकेगा और इसके साथ ही संस्कृति को भी मजबूती मिल पाएगी। और जो अंतिम दोस्त होते हैं अर्थात पांचवे जो दोस्त होते हैं वह इन चारों की बातों को ध्यान से सुनकर उनसे नोट करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने नोट किया, जिसके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि जो रोल ऑफ हमारा कला संस्कृति और साहित्य होता है वो राजनीति पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। सीधे तो हमें वोट नहीं दिलाता लेकिन अधिक लंबे समय तक ये जरूर राजनीति में बनाए रखता है। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि क्या वास्तव में यह गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है? कला साहित्य और इस तरह से जो संस्कृति है ये इतना ज़रूरी है तो सरकार इस पर फोकस क्यों नहीं करती? सरकार को भी पता होगा कि अगर हम इन सेक्टरों पर अगर ध्यान दिए तो हम अधिक लंबे समय तक शासन में रह सकते हैं, वरना इतिहास तो हमारे सामने पड़ा ही है। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।